ठीक है। अब ये होता क्या है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज, हम लोग उसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो समझना है कि ये कॉन्सेप्ट लिया कहां से गया है। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कंसीडर्ड अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज कंसीडर्ड अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। पहले इसका मतलब समझिए, फिर देखते हैं नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं हम लोग। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सेज दैट there shall be absence of any special privilege or concession in favor of any person by virtue of anything like birth, religion, race, caste, etc., and the equal subjection of all classes to the common law before the law. मतलब ये कि चाहे कोई भी इंसान किसी धर्म का हो, जाति का हो, कोई जेंडर कुछ भी हो, कहीं भी जन्म लिया हो, इन सब चीजों के बावजूद हर इंसान कानून की नजर में बराबर ट्रीट किया जाएगा। Now, why we are saying that it is a negative concept? So this concept is considered negative in nature from the point of view of state, because it limits the power of state. It limits the power of state. So any provision which checks the power of state or which limits the power of state will be considered negative, because it is limiting the power of state and not allowing the state to discriminate among individuals. अब आपको लगेगा कि ये तो अच्छी बात है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपके बात कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं, आपको समझना ही नहीं है, ये स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है। तो ये स्टेट के पावर को लिमिट कर रहा है ताकि वो डिस्क्रिमिनेट ना कर सके दो लोगों के बीच में, इसलिए नेगेटिव। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन से हमने लिया, लेकिन ये ओरिजिनेट हुआ है एक सबसेट के रूप में of a larger concept known as rule of law. So equality before the law is a subset of a larger concept known as rule of law. Now, what is rule of law? So in order to understand rule of law, we have to understand the mechanism which was prevailing in Britain in past and how it changed and rule of law came into picture. So when we talk about pre-glorious revolution, so pre-glorious revolution time, or we can say there prevailed absolute monarchy in Britain. तो ब्रिटेन में जो सिस्टम था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे एब्सोल्यूट मोनार्की। और एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा का पावर अनकंट्रोल्ड रहेगा, और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस समय काम कर रहा था, इट वर्कड ऑन द मैक्सिम नोन एज रेक्स लेक्स। रेक्स लेक्स मीन्स किंग इज लॉ, जो राजा बोला वो कानून है। लेकिन ये एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो क्या हुआ, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। किसमें चेंज हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब राजा का पावर लिमिट कर दिया गया किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इट चेंज फ्रॉम रेक्स लेक्स टू लेक्स रेक्स, which means law is king. Law king है, and this works on the principle of lex supremus. That means law shall be supreme. Lex supremus मतलब law shall be supreme. इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नाउ this particular system gave birth to rule of law, and it was further
explored, or you can say it was further defined by the British constitutional expert A.V. Dicey. या इसको रुकिए, इसको इसमें नहीं, हम उसी पेज में एडजस्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आखिर रूल ऑफ लॉ को जो एक्सप्लेन किया गया किसके द्वारा, एवी डाइसी के द्वारा, वो क्या कॉन्सेप्ट कहता है। सो इट वाज एक्सप्लेन बाय एवी डाइसी, और एवी डाइसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने इस चीज को कहां पे एक्सप्लेन किया, इन हिज बुक which was named as Law of the Constitution. Law of the Constitution. तो एवी डाइसी ने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया रूल ऑफ लॉ अपनी किताब लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें कहा कि रूल ऑफ लॉ comprises of three elements. So it comprises of three elements. First, absence of arbitrary power. Absence of arbitrary power. तो मतलब इसका क्या हुआ कि स्टेट जो है किसी इंसान को पनिश नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। कोई भी इंसान को स्टेट पनिश नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, अगर अनलेस वो कोई कानून का उल्लंघन ना कर दे, एंड दैट वायलेशन हैज टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। तो दो कंडीशन है पहले वाले आर्टिकल के अंदर, मतलब पहले वाले कंपोनेंट के अंदर, हम समझिएगा कि पहला तो स्टेट किसी भी इंसान को सजा नहीं दे सकता अनलेस उससे कोई कानून का उल्लंघन ना हुआ हो, और वो उल्लंघन भी सरकार डिसाइड नहीं करेगी, इट शुड बी प्रूव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब वैसे कानून के न्यायालय में प्रूव होना चाहिए जो सबके लिए कॉमन था। अगर हम लोग इसको अपने संविधान के अंदर कहीं पे इंक्लूड करने की कोशिश करें या कहीं से देखिए इसका फीचर, तो आपको एक जगह दिखेगा आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्लॉज, नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। ये क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ व्हिच वाज पनिशेबल एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ दैट एक्ट। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में हम लोग मेंशन किए हुए। सेकेंड इज equality before the law. Equality before the law, and this we have included directly in article 14 जो हमने अभी पढ़ा भी ऑलरेडी, कि कानून के सामने हर इंसान बराबर ट्रीट होगा, ठीक है। और तीसरा जो एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट says primacy of the rights of individual, primacy of the rights of individual। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अधिकार लोगों के कोर्ट्स के द्वारा इंटरप्रेट किए जाएंगे, जो प्रोग्रेसिव राइट्स हमारे पास आते जाएंगे, जो भी अधिकार इंटरप्रेट हो रहा है वो सब संविधान का सोर्स बनता चला जाएगा। लेकिन जब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इनको अप्लाई करने जाते हैं तो हमें दिखता है कि पहला और दूसरा एलिमेंट तो बिल्कुल सही से अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने आर्टिकल्स भी बताया, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 14 में डायरेक्टली ये है, बट दिस डजंट फिट इन आवर सिस्टम। ये ब्रिटेन के अंदर वैलिड है बिकॉज ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन। अब जब अनरिटन यानी अनकोडिफाइड संविधान है तो जो भी अधिकार लोगों के इंटरप्रेट होंगे संविधान का सोर्स बनता चला जाएगा। हमारे यहाँ उल्टा है, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, नॉट राइट्स आर सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कोडिफाइड है। तो इसीलिए थर्ड एलिमेंट वी से इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन is source
ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, नॉट द अदर वे अराउंड। तो इसीलिए हमारे यहाँ केवल दो एलिमेंट ही अप्लाई होते हैं। और अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस वाले एस्पेक्ट में, तो इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, रूल ऑफ लॉ को डिक्लेयर किया गया है क्या, दैट इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये डिक्लेयर किया गया किसमें, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस के अंदर। ठीक है, अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और जो किस कंपोनेंट से निकल कर आया यानी रूल ऑफ लॉ, उसके बारे में बातचीत था। अब क्या ये हम लोग को एब्सोल्यूट फॉर्म में मिला हुआ है? सेकंड कॉन्सेप्ट पे तो बाद में आएंगे, पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट को ही समझिए अभी। और इसमें एक पॉइंट रह रहा है, और वो ये रह रहा है कि आखिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, या अगर हम रूल ऑफ लॉ वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इज इट एब्सोल्यूट इन आवर कंट्री? So the answer is no. Why? Because there are certain exception to this concept. So if you talk about the exceptions, so exceptions to rule of law या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, यानी कहां पर ये अप्लाई नहीं हो रहा, आपको शुरुआत में ही बता दिया गया है, फॉर्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो आखिर क्या एक्सेप्शंस हैं? सबसे पहला एक्सेप्शन आपको दिखेगा वो है आर्टिकल 361 which deals with certain immunities to certain immunities for president and governor, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। कुछ इम्यूनिटीज हैं किसके, प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेकर, वो बात की गई है 361 में। अब क्या इम्यूनिटीज और यहाँ पर है, तो सबसे पहला कोई भी ऑफिशियल एक्ट्स इनके जो होते हैं उनके लिए इनको किसी कोर्ट में लायबल नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा कि इनको ना अरेस्ट कर सकते हैं, ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं, कब, जब तक इनका टर्म है। सो दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, कोई भी केस क्यों ना हो, चाहे टर्म के पहले का केस हो या जो भी हो, टर्म के दौरान अरेस्ट नहीं हो सकते, और ना ही टर्म के दौरान कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। सिविल प्रोसीडिंग अगर शुरू करना भी है तो 2 महीने पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। तो ये इम्यूनिटी प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिया गया। अगेन यहाँ पे कानून इनके लिए बराबर नहीं है। दूसरा आर्टिकल 105 एंड 194, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनके लिए इम्यूनिटी की बात करता है। और इसमें क्या है कि अगर कोई सांसद या विधायक अपने सदन में कुछ भी बोलता है या किसी भी चीज के लिए वोटिंग करता है, उस चीज के लिए, उस वोटिंग के लिए, उस स्पीच के लिए किसी कोर्ट में उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अब यहां भी कानून अलग हो गया। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, राहुल गांधी एक सभा में बोले, पब्लिक रैली में बोले कि सारे मोदी चोर हैं। तो एक मोदी सरनेम वाले किसी इंसान ने डिफेमेशन केस किया, राहुल गांधी को 2 साल का जेल सुनाया गया था। बट इससे कितना हाई लेवल का फालतू फालतू बात सदन में होता है, आपको मालूम है, आप सुने भी हैं, गाली गलौज तक भी होती है, तब कहाँ कोई केस बनता है। यही चीज अगर राहुल गांधी ने सदन में बोला होता तो उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बन पाता, बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी गिवन अंडर आर्टिकल 105 और 194। तो कोई दिक्कत, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को क्या मिलेगा, एमपी एमएलए को एक और इम्यूनिटी क्या है, तो इनको सिविल मामलों में, जैसे कि प्रॉपर्टी का विवाद है, मैरिज डिवोर्स, ऐसा कोई भी विवाद है, तो सिविल मामलों में इनको कोई भी सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं कर सकते। सिविल मामलों में, क्रिमिनल में कर सकते हैं, सिविल मामलों में सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा कि इनको एक्सेप्शन के रूप में फायदा मिल रहा है, और वो है फॉरेन
डिप्लोमेट, जो भी फॉरेन दूतावास, जो दूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं सिविल क्रिमिनल दोनों मामलों में। उनके खिलाफ केसेस हम लोग नहीं चला सकते, हम लोग कंसर्न कंट्री को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सपोज यूएन, तो यूएन का पीस कीपिंग फोर्स अगर सपोज इंडिया में आया कुछ काम करने के लिए और उनसे कुछ हो जाता है, तो उनके खिलाफ भी हम लोग प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्शन है किसका? रूल ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ का। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये पार्ट में हमने देखा फर्स्ट डायमेंशन, और दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, एक बार बोर्ड को देखिए ठीक से। और देखिए इसका जो डिटेल नोट्स होगा, एक तो ये वाला पार्ट आप अपने फोन में बना ही, मतलब नोटबुक में बना ही लीजिएगा, इसको इमेज भी हम शेयर कर देंगे। और नोट्स भी इसका अगर लिखने के लिए डिटेल नोट जो बचता है वो भी हम भेजेंगे, आप वहां से आराम से लिख लेना। ठीक है ना, ये हमारा पूरा का पूरा इमेज हुआ। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा इमेज हुआ, एक बार देखिए। यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग, एन एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? एक एलिमेंट है किसका? रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डायमेंशन हुआ आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और इट वाज अ सबसेट ऑफ रूल ऑफ लॉ। नाउ when we move to the second concept which says equal protection of the laws, equal protection of the laws. Now this concept is taken from United States and it is considered a positive concept. It is considered a positive concept. In what sense? It allows state to discriminate among individual कैसे? तो देखिए ये इसलिए पॉजिटिव है कि ये स्टेट का पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हुए स्टेट को ये पावर दे रहा है कि आप दो लोगों में भेदभाव करो। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका नोशन समझिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो नोशन है वो ये है दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। यहां हम कह सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर हम ऊपर में ओनली लगा दे, ओनली लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, या देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। जब सिचुएशन, सर्कमस्टांस ये बराबर हो तो आप बराबर ट्रीटमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हर समय बराबर होता है सिचुएशन? हर समय सर्कमस्टांस क्या इक्वल होते हैं? नहीं। और उसमें भी अगर आप
वन साइज फिट ऑल अप्रोच को अपनाते हैं और उसमें सेम चीज अप्लाई करते चले जाते हैं, तो जस्टिस सर्व शायद ना हो। समझ में आया बात? इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अलाउ कर रहा है स्टेट को कि तुम भाई भेदभाव करना चाहो तो करो। So like should be treated alike and unlike should be treated differently, then only justice can be served. So unlike should be treated differently in order to serve justice. In order to serve justice. और देखिए आपको उसको हम ना एक इमेज के थ्रू समझाते हैं, बहुत अच्छे से वो आपको क्लैरिटी दे देगा ये पर्टिकुलर जो डायमेंशन हमारा है। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए हम लोग इस इमेज के थ्रू इसको समझते हैं, या पहले इसको भी बड़ा करके देख लेते हैं फिर उसके बाद देखिए ये इमेज को अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो अगर फर्स्ट इमेज की मैं बात करूं, दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, and this is equal protection of laws. Now in the first case every person is being treated equally, equality before law, absence of any special privilege, लेकिन क्या जस्टिस सर्व हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांशियल डिफरेंस, और यहाँ पे सर्कमस्टांशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन देयर हाइट. Purpose is to watch the match. It is being solved? No, because the circumstances are different. So equality before law will not always lead to justice. So now equal protection of laws, it allows for discrimination. तो दो लोगों के बीच में भेदभाव अलाउ करता है, तो ये भेदभाव हुआ ना, इनको कोई भी स्टूल नहीं मिला, इसको 2 स्टूल मिला, but justice is served because everyone is now able to watch the match, the purpose is served. So this is equal protection of laws, that since they were not likely placed, they should be treated in different manner. ठीक है, तो ये वाला आपको चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा ट्रीटमेंट की जब हम बात करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो केवल कब होना चाहिए? जब हमारा क्या हो, इक्वल प्लेस्ड लोग हो, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ही क्या हो, बराबर हो, तभी क्या हो, ट्रीटमेंट आप बराबर करिए, नहीं तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जस्टिस सर्व नहीं कर पाएगा हर समय. ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये हो गया. नाउ अब ये डिस्क्रिमिनेट करना अलाउ करता है, बट ये किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? क्या एक आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं. तो इसको एक टर्म देते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. क्या टर्म देते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. और इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए एक थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. रीजनेबल
classification. So Article 14 forbids class legislation. Article 14 forbids class legislation, मतलब कि इस तरह के हाइट वालों के लिए अलग से कानून लेकर आना, नहीं, ये नहीं अलाउड है. But it allows for reasonable classification for the purpose of legislation. कि आप कुछ रीजनेबली क्लासिफाई कर दीजिए दो ग्रुप्स के बीच में, और उनके लिए फिर कोई पॉलिसी आप लाना चाहते हैं तो ये अलाउ किया जाएगा, which is done through doctrine of reasonable classification. And again, in order to hold these classifications reasonable, twin test is important. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें अगर, तो अगर हम लोग यहाँ पे समझे तो के थिनप्पा केस, सो ये केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्विन टेस्ट है, दो टेस्ट है, जो सेटिस्फाई अगर होता है तो माना जाएगा कि वो अलाउड है एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन का पार्ट है, नहीं तो इस तरह तो कोई भी भेदभाव कर देगा दो लोगों में स्टेट, तो थोड़ी अलाउ होगा सब कुछ. तो सबसे पहला क्या, इट शुड बी बेस्ड ऑन, द क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब it should not be arbitrary, not arbitrary. जैसे कि यहां पर देखा हम लोगों ने हाइट डिफरेंस के कारण हमने अलग ट्रीटमेंट किया, तो इट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दैट मींस इट इज बेस्ड ऑन रेशनैलिटी. इट इज बेस्ड ऑन रेशनैलिटी. ठीक है ना, ये रेशनैलिटी पे बेस्ड है तो अलाउड होगा. लेकिन अगर यही हम लोग सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई भी एक ग्रुप में से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों को निकालते हैं तो इट विल बी फॉल अंडर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. ये एक रीजनेबल कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन है. लेकिन अगर उस ग्रुप में से हम लोग गोरे लोग और काले लोग को अलग करते हैं तो विल दैट फॉल अंडर रीजनेबल क्लासिफिकेशन? नो, इट इज आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड. लेकिन क्लासिफिकेशन ठीक रहे, सिर्फ यही चाहिए क्या? नहीं, दूसरा एक और पॉइंट है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, और वो क्या? सबसे पहला कि जो ये डिफरेंशिया है ये एक रैशनल, ऐसे लिखिए लेजिटिमेट, लेजिटिमेट पर्पस के लिए हो और जो भी स्टेट के द्वारा लॉ लाया जा रहा है उसका नेक्सस यानी कि कनेक्शन, नेक्सस यानी कि कनेक्शन क्या होना चाहिए, किससे होना चाहिए? पर्पस sought to be achieved. मतलब कि जो भी क्लासिफिकेशन किया गया वो एक जेन्युइन पर्पस के लिए तो है ही, और जो पॉलिसी यानी जो कानून लाया जा रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए, उस कानून का और जो पर्पस अचीव करना चाह रहे थे उस क्लासिफिकेशन से उनका कनेक्शन भी दिखना चाहिए, नेक्सस. अभी एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा चीज. बहुत सिंपल, दोनों जगह पे हम कॉमन एग्जांपल लेंगे. एक तो खैर अभी रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए. हमने क्या किया, जितने भी लोग थे उनमें से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अलग किया. कंडीशन ठीक है पहला, ठीक है. अब अलग क्यों किया? कि ये सोशली और एजुकेशनली अपलिफ्ट हो सके, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ये अपलिफ्ट हो सके, एम्पावर हो सके, सशक्त हो सके, इसके लिए अलग किया था. पर्पस जेन्युइन है. अगर हम इनके लिए नौकरी और एडमिशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं, यानी ये कानून लेकर आए क्या चीज का? रिजर्वेशन का. तो क्या ये रिजर्वेशन दे जो रहे हैं इस कानून से और जो पर्पस था इनमें कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है. पर्पस क्या था? सोशली और एजुकेशनली इनको एम्पावर करना. रिजर्वेशन लेकर आए हैं तो जब नौकरियों में जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे
तो सोशली और एजुकेशनली इंपावर्ड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो यानी कि नेक्सस फाउंड बिटवीन द पर्पस ऑफ लॉ एंड पर्पस सॉट टू बी अचीव, तो ये बिल्कुल रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और ये ट्रीटमेंट जो अलग अलग किया जा रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और एक और एग्जांपल से आप इसको अच्छे से समझिएगा, जहां पर मैं क्लासिफिकेशन सेम करूंगा, सेम कैटेगरी है, लेकिन दो अलग अलग कानून के लिए एक कानून सही माना जाएगा, दूसरा गलत। सिंपल समझिए कैसे, कौन सा एग्जांपल है। तो एक जितने भी वर्कफोर्स थी किसी भी कंपनी में, जितनी भी महिला फीमेल वर्कफोर्स थी, उसको कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में, फीमेल वर्कफोर्स एंड प्रेग्नेंट फीमेल वर्कफोर्स। क्लासिफिकेशन सही है, आर्बिट्ररी नहीं है, रेशनैलिटी पे बेस्ड है कि कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस अलग अलग होते हैं दोनों तरह के महिलाओं के, तो ठीक है, पहला तो सही हो गया। लेकिन दो अलग अलग पॉलिसी आई। एक पॉलिसी एयर इंडिया के द्वारा लाया गया कि जितने भी ऐसी एम्प्लॉइज हैं जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, दे हैव टू टेक कंपल्सरी रिटायरमेंट। उनको क्या लेना पड़ेगा? कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और दूसरा पॉलिसी आया कि ऐसे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको कंपनी 26 हफ्ते का पेड मैटरनिटी लीव देगा। दो अलग अलग लॉ। एक, ऐसी सारी एम्प्लॉइज क्या होंगी? कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लेंगी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद। दूसरा कानून, ऐसी सारी एम्प्लॉइज को 26 हफ्ते का कंपनीज जो है वो पेड मैटरनिटी लीव देंगी। आप लॉजिकली कॉमन सेंस लगा के अभी तक जान चुके होंगे कि ये दोनों कानून में कौन सा इस टेस्ट को पास किया होगा, कौन सा फेल हो गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, नरगिस मिर्जा केस में कोर्ट ने एयर इंडिया के इस फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कहा इट इज आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन। और वही जो 26 वीक्स का पेड लीव है वो कोर्ट ने अपहेल्ड ही नहीं किया, इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज में भी इसको लागू करा दिया। तो ये कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इस तरह से ये सारे के सारे डायमेंशन जब सही हिट होंगे तब जाकर ही आप अलाउ कर सकते हैं किसी भी आदमी के बीच में, दो लोगों के बीच में अलग अलग भेदभाव करके ट्रीटमेंट करने का। तो अब आपको क्लियर हो गया यहाँ पर, चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात हम करते हैं, दिव्यांगजन के लिए बात करते हैं, हम ट्रांसजेंडर्स के लिए बात करते हैं, ऐसे जितने भी वल्नरेबल स्कीम्स हैं, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए स्कीम्स जो हैं, वो सभी के सभी आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज से अपना बेस लेकर आते हैं, because it allows for the reasonable classification for the purpose of legislation. However, in order to hold the classification reasonable, the following two conditions must be satisfied. First, the differentiation should be based on intelligible differentia. Classification must not be arbitrary. It should be based on intelligible differentia, which distinguishes people who are grouped together from the others left out of the group. Second, that classification must serve a legitimate purpose, or classification should be done for a legitimate purpose, and there must exist a nexus or connection between the law and the purpose sought to be achieved by the, जो भी हमारा पर्पस अचीव करना था, जो पर्पस के लिए हम बुलाए थे, उसका कनेक्शन कानून के साथ दिखना जरूरी है, तो वो अलाउड होगा। ठीक है ना? तो ये हमारा आर्टिकल 14 जो था, ये पूरा का पूरा उसका डिस्कशन आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसको एक बार देखिए सब लोग। एक सेकेंड। ठीक है, इसको देखिए।
सो इसके नीचे क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे और जो कंटेंट इसके अंदर डिटेल नोट्स की जहाँ तक बात है तो वो हम आपको भेज देंगे, आप उससे कॉपी में लिख लीजिएगा। हालांकि कोशिश कीजिए कि टॉपिक्स को इस तरह से ही आप फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में अगर इंक्लूड कर पाएँ अपने अकॉर्डिंग कि आपको समझ में आना चाहिए फिर सारा पॉइंट और आप कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे एक, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज full stop. Also explain, also explain rule of law and doctrine of reasonable classification, doctrine of reasonable classification. ठीक है, चलिए ये आर्टिकल 14 पूरा अच्छे से कवर कीजिएगा आप लोग आज, और रिजर्वेशन को थोड़ा सा पढ़ के आएंगे सब लोग नेक्स्ट क्लास में। मंडे को रिजर्वेशन वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे, तो उसको आपको अच्छे से कवर पढ़ के आना है एक बार। आखिर देखिए रिजर्वेशन की संविधानिक प्रोविजन, थोड़ा सा बहुत डिस्कशन का मामला हमेशा रहता है, जैसे अभी सब कैटेगराइजेशन जो SC ST का हुआ है काफी न्यूज में रहा, तेलंगाना वाला, तेलंगाना में हुआ था। तो ये सारे के सारे डायमेंशन जो है इसको आप एक बार देखिए, कल हम लोग मतलब मंडे को हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा रिजर्वेशन का संवैधानिक प्रोविजन भी, और फिर उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, EWS रिजर्वेशन का फायदा नुकसान, कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो क्लासिफिकेशन वाला जजमेंट आया वो क्या है, वो सारा कुछ हम लोग को इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन वाले पार्ट में 15 और 16 आर्टिकल से रिजर्वेशन पे ही क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, तो हम लोग उसको उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट होगा तो आप मैसेज करिए टेलीग्राम पे, रिस्पॉन्ड करते हैं। आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे टाइम पे, आप घबराइए नहीं, वैसे भी मार्च चला गया एग्जाम, तो हम लोग पॉलिटी करंट पूरा अच्छे से कर लेंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।